ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ सुजाता जी। और जो चीज़ें हैं थोड़ी-सी आउट ऑफ हैंड जा रही हैं। फ़तेहपुर के बच्चों को उनके अभिभावकों के पास पुलिस को भेजा जा रहा है। एनएसयूआई के छात्र जो टोंक में साढ़े 14 घंटे, कल रात को मैं देख रहा था 10 बजे उन्होंने एक वीडियो जारी किया, सुबह 8 बजे से बैठे थे, रात को साढ़े 10 बजे तक छात्र संघ को लेकर। एनएसयूआई के प्रोटेस्टर्स थे, उनको 1 घंटा पहले अरेस्ट करके बस में ले जाया गया। उसके बाद रुचिका सिंह बेचारी वो लड़की थी, उसने कुछ मेलोडी और मोदी जी के बारे में। अब देखिए, आप किसी महिला के साथ खड़े होके मेलोडी दिखाएँगे, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया तो आएगी ना। आप ऐसे काम करते क्यों हैं? आप प्रधानमंत्री हैं देश के। आप मेलोडी, मेलोनी ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर बच्चे भड़केंगे। उसने कुछ उल्टी-सीधी बातें बोल दी, उसके बाद उसके घर पहुँच गए ये लोग, नोएडा में। कल उन्होंने कुछ तिलकधारियों ने वीडियो बनाया, हमको पता लग गया है लड़की कहाँ रहती है। वो बेचारी अपना कोई छोटा-सा बिज़नेस चलाती है, उसको वेश्या या न जाने क्या-क्या बोलना शुरू कर दिया। अब दिल्ली पुलिस उसको ढूँढ रही है। वो कहते हैं जी ब्रीच ऑफ पीस हो गई है। ये ब्रीच ऑफ पीस है, आप पैलेट गन चला रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयमाला बागची एक पिटीशन पे कल वृंदा ग्रोवर की सुन रहे थे। कहते हैं साहब, पैलेट गन का तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स है, वो ऑलरेडी उसमें डिफाइंड है ग्रेडेड अप्रोच में। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? तो मौकाए वारदात पर वो तो डिसाइड करेंगे वहां पे डीसीपी या वहां के डीएम कि उसको चलाना है कि नहीं चलाना है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रेयर आपने दी है डीकमिश्निंग ऑफ पैलेट गन, ये वेग है। ये आर्टिकल 21 के तहत इसकी दोबारा एप्लीकेशन डाली जाए। यानी कि आप 142 में कुछ नहीं करेंगे। पैलेट गन चलेगी, क्लोज रेंज पे चलेगी, किसी की आंख जाती है जाए। किसान आंदोलन में इसका इस्तेमाल किया गया। शंभू बॉर्डर पे मैंने बताया 13 फरवरी 2024 पे एक किसान की आंख चली गई उस चक्कर में। उस और ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स आप कश्मीर में सन 1992 से चला रहे हैं। इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स का क्या नतीजा है? उन किसानों पर जिन पर पैलेट गन चली उनका क्या नतीजा है? अब ये दिल्ली में चल रही है लोगों पर, कल को आपके और हमारे घरों में चलेगी। सुप्रीम कोर्ट तो मूक दर्शक बनी बैठी है और लड़कियों को जान के टारगेट कर रहे हैं कि लड़कियां अपने घरों से ना निकलें। बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कि बच्चे जो है बिजली पानी ना मांग सकें। बिजली पानी शौचालय एक बेसिक व्यवस्था है। ये सरकार तो कहती थी कि हमने पूरे डेफेकेशन फ्री कर दिया है पूरे देश को। जी प्रफुल्ल भाई बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं दो सेकंड की बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग केस ले गए हैं उसको डिलिस्टिंग करने के लिए, असल में केस तो ये है कि जो इस्तेमाल किया गया उसके लिए परिस्थिति थी कि नहीं थी, किया जाए नहीं किया जाए, दार्शनिक सवाल नहीं है। एक पिटीशन डीकमिश्निंग ऑफ पैलेट गन्स की थी। उस पर ये जयमाला बागची बोल रहे थे कि पैलेट गन को डीकमिश्निंग करना जो है वेग है। वो टाइमिंग की बात नहीं है वहां पर, वो है कि पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। वृंदा ग्रोवर की ये पिटीशन थी, उन्होंने कहा ग्रेडेड अप्रोच में रिस्पॉन्स में उनके एसओपी में है, तो यानी कि कॉल उनकी है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ। सवाल ये है कि ये जो बोल रहे हैं ना, यहीं पर तो पेंच है। वो एक दार्शनिक बात कह दे रहे हैं, वहां पेंच ये है कि इस बार जो इस्तेमाल किया गया उसकी परिस्थिति थी कि नहीं थी, विचार इस पर करना है। अब पुलिस को गोली चलने का अधिकार है, रास्ता चलते हुए आदमी को गोली मार देगा। परिस्थिति एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा, उनके पास डिस्क्रिप्शन है उसका। वृंदा ने पेटिशन ही गलत लगा दी, भाई साहब प्रेयर ही गलत कर दी। ये क्यों नहीं मान लेते? प्रेयर सीधी होनी चाहिए थी। ये जो प्रफुल्ल भाई जी कह रही थी, तो कह रहे हैं कि आप भाई आपके पास एसओपी में है, हमें क्या लेना देना आपके। आपने किस अथॉरिटी से बच्चों को, आपके पास क्या एसओपी थी कि क्या परिस्थिति थी कि आपने ये चलाई? सवाल इस बात का था। प्रेयर ही गलत होगी फिर भाई साहब। उसकी व्याख्या यही बोला जी, नहीं उसी की व्याख्या उन्होंने की है। एनीवेज मैं आता हूं उस पर। आप सुजाता जी अपनी बात कहिए। जी नमस्कार एजी सिंह जी, मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। मैं इसके लिए पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड थी जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिन से, कि मुझे पता है कि कहीं पे देश जो है शुरुआत में ही सिनिकल हो चुका है। मतलब उम्र के साथ ना हम सब सिनिकल हो चुके हैं। हम सब सोचते हैं हर एक चीज में शक करेंगे, हर एक के अंदर से खोट निकालेंगे। अरे पहले विश्वास तो करो, तब होगा ना विश्वासघात। और हर एक के ऊपर मतलब आप शक ही करेंगे तो जो आपके साथ हो रहा है अब तक, वो उसमें आप तो रास्ता ही नहीं देंगे। अगर कोई उम्मीद भी है कहीं से कि कोई बच्चे बोलेंगे, वो भी ना होती। कम से कम मैं ये जरूर कहूंगी कि ये बच्चे इसलिए बोल रहे हैं और ये इतने इवॉल्व इसलिए है क्योंकि जिस माहौल से आते हैं ना, जहाँ पे इनके माता पिता पूरी अंधभक्ति में डूबे रहे और जो ताली थाली बजाते रहे जब लोग मर रहे थे ना, इनके अंदर इतनी तो समझ है, क्योंकि ये देख सकते थे कि जो गलत है
उसके लिए ताली बजाई जा रही है, लोग मर रहे हैं इस देश में, तालियां बजाई जा रही है, एक आदमी की भक्ति करी जा रही है। सिविक्स की किताब क्लास 9 की जो बताती है लोकतंत्र के बारे में, वही तो पूछ रहे हैं बच्चे। थोड़ा सा ना दिमाग को अगर जो ये सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग हैं, सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, अगर ये अपने दिमाग का ना थोड़ा सा उसमें ड्राई क्लीन करा लें और उसमें थोड़ा सा सोचने के लिए अपने दिमाग को खोलेंगे, तो उन्हें समझ में आएंगे कि बच्चे सबसे सिंपल बात करें जो वो पढ़ रहे हैं। भाई उनकी किताब में लिखा हुआ है, सिविक्स की किताब में, कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें सवाल पूछे जाते हैं, जो पार्लियामेंट है उसके अंदर सवाल पूछे जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग भी कौन से इन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जिनके ये जवाब देंगे नहीं, वो गुंडे बदमाश आ गए, क्या सवालों के जवाब देंगे। जो अगर आप बच्चों को देख रहे हैं, तो मैंने शायद आपके कार्यक्रम में अभी कहा भी था परसों तरसों कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल तो उठेंगे। अब भले ही मीलॉर्ड सब करते रहे, मैं सवाल तो उठाती हूँ। अब आप देख लीजिए बच्चे उठा रहे हैं यानी, और आप बता दीजिए ना कि 2 दिन या 3 दिन पहले ही मैंने आपको ये बात बोली थी, और अगर बच्चे सवाल उठा रहे हैं तो ये बता रहा है कि जो गलत है उसके खिलाफ बच्चा बोलेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस देश के लोगों के लिए है। और क्या दिखाई नहीं देता? अंधे हैं, जबरदस्ती आप कहेंगे मीलॉर्ड कर लो। किस बात की मीलॉर्ड करेंगे हम? किस बात के लिए चुप रहेंगे कि कहीं पे उम्मीद तो है, कहीं पे छोड़ दो। जाना तो उसी सुप्रीम कोर्ट में तब भी पड़ेगा, हमें विश्वास हो या नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें पता तो चल जाए कि जनता सोचती क्या आपके बारे में। जो पूरी जनता नहीं बोल पाई, इतने लोग नहीं बोल पाए, वो बच्चों ने इतने सिंपल भाषा में बोल दी और ये बात कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट किसी की नहीं सुनता। और मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती हूँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है। जंगल के जंगल कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, वहां पे फाइन लग जाता है। क्यों? वो जो मोहम्मद दीपक है उसके ऊपर फाइन लगा दिया कि तुम नहीं बोलोगे। क्या चल रहा है इस देश में? और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और खास करके वो लोग जो कानून बनाते हैं उन्हें बोलना चाहिए ना, हमें बोलना पड़ रहा है और उसके बाद बच्चों को बोलना पड़ रहा है। और हर एक कोई डरता है भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने के से या हाई कोर्ट के खिलाफ बोलने से। लेकिन जो सच्चाई है वो तो दिख सबको रही है। मजदूरों के खिलाफ कानून आता है सुओ मोटो, क्यों नहीं सरकार से पूछा हमारे कोर्ट ने? क्यों नहीं? जब किसान कानून ध्वनि मत से पास किया गया, क्यों नहीं अपने आप पूछा? सुओ मोटो का पावर नहीं होता है। आप वेट करेंगे कि सरकार बताएगी तब बोला जाएगा। और ये हमने देखा नहीं कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आकर बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह की गड़बड़ हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज राज्यसभा भेजा जाता है, हमारे तो हलक से उतरा नहीं। और बच्चों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो चुप रहेंगे? जब किसान की बात हो तो किसान तो फिर भी संगठित हो जाता है, पैसे वाले होते हैं तो गरीब किसान भी उनके साथ न्याय पा सकता है या उनकी आवाज में शक्ति आ सकती है। लेकिन जरा सोचिए ना उस गरीब मजदूर की, जो इन्होंने लेबर लॉज में बदलाव किया, वो तो किसान कानूनों के भी पहले बदलाव कर दिया था। अगर मुझे याद है सही से तो मई जून वाला जो सेशन था उस समय नहीं, सेशन नहीं था, ऑर्डिनेंस के रूप में उस समय ले आए थे। तब कौन बोल रहा था? और मैंने पैंडेमिक से देखना शुरू किया कि जो इंडस्ट्रियल वो एरियाज बनाए गए वहां पर कंपनीज बंद होती जा रही थी। वो लोग अपने लोगों को घटा रहे थे, उनको जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के तौर पे रख रहे थे, डेली वेज वर्कर्स के नाम पे रख रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा था कि कितना बड़ा अत्याचार आप हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं। वो जो इस देश की सेवा करता है, जो सच्चा देशभक्त है, जो देश के निर्माण में काम करता है, जो सबसे करीब है, उसके बारे में सोचा नहीं ना सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बताना तो पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं उसको, इफ इट इज नॉट मेकिंग सेंस, यू विल बी क्वेश्चन्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री। कानून जो है वो लोगों के लिए बनता है, जस्टिस सिस्टम लोगों के लिए। हमारे अगर आप बुलडोजर जस्टिस देख लीजिए, वो कह देंगे बुलडोजर नहीं चल रहे, इतने बुलडोजर चल गए तब जाके इनको ध्यान में आया। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो साइन नहीं कर रहे राम मंदिर के जजमेंट पे और केवल बेकार की बकवास कर रहे हैं। आप धर्मनिरपेक्ष देश के जजेस हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा कि लोगों को टारगेट किया जा रहा है।
आप भी जब सरकार जाएगी, जब अर्नब गोस्वामी को के मामले में उसको बेल देने की बात होगी, या जो भाजपा के पाले में बैठे हुए हैं या जो भाजपा की गोद में खेल रहे हैं, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा और भाजपा से संबंधित जो लोग हैं उनके खिलाफ तो कभी कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दिया कि बच्चों को लाठियां मारी जा रही हैं? पूरे दुनिया का दिल दहल गया, सुप्रीम कोर्ट का नहीं दहला। पूरी दुनिया ने कहा कि बच्चों को क्यों इस तरह मारा गया। पैलेट गन्स के बारे में कोई भी एसओपी क्यों ना हो? क्या ये काम इस सरकार से पूछने का नहीं था? अब मुझे बताइए ना, फेस रिकग्निशन वगैरह तो अब आया, इससे पहले तो नहीं था। इसका मतलब है कि अगर पहले होता तो आप घुस घुस के लोगों को आइडेंटिफाई करके तब कहते कि जो आंदोलन है उसमें कौन बदमाश घुसे हुए थे, हमने सबकी फोटो ली। नहीं, ये फोटो इसलिए ली गई है क्योंकि अमित शाह ने अपने गुंडों को लोगों के घरों में भेजना है। आप सोशल मीडिया में, आपको बार बार कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे ऐसा राइट विंग ट्रोल इस वक्त काम कर रहा है, हम सबको गालियां दे रहा है, खास करके महिलाओं को। और जानते हैं एक बड़ी मजेदार चीज है जो आप सुन भी रहे होंगे, आप व्हाट्सएप में भी देख रहे हैं, आप इन इडियट्स की बकवास में भी सुन रहे हैं। मूर्ख, इडियट अनपार्लियामेंट्री कब से हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। वैसे मूर्ख लोग कहते हैं नहीं, हम क्योंकि मूर्ख हैं और हम मतलब लोकसभा और राज्यसभा पहुंच गए, हम मूर्ख, इसलिए हम मूर्खों को मूर्ख मत बोलो। अब क्या बोले फिर इनको, मुझे तो समझ में नहीं आया। खैर, अब आप ये देखा, मूर्ख देखा नहीं, वो कौन है जो नया वाला एजुकेशन मिनिस्टर बना, कैसे कूद कूद के बोल रहा था, आपने देखा था? कह रहा था वो प्रियंका गांधी को, प्रहलाद जोशी, आपने देखा था कैसे कूद कूद के बोल रहा था ऑथेंटिकेट करो। बेवकूफ है क्या? तूने बोला, तुझे नहीं पता क्या? तू क्या सोच रहा कि मतलब डिजिटलाइजेशन के जमाने में तेरे पास अक्कल है, या इतना बड़ा तू बेअक्कल है, तुझे नहीं पता कि वो मिल जाएगी वो वीडियो? और ऐसे ही, और महिलाएं तो वैसे ही केयरफुल होती है। मैं तो आपको बता रही हूँ, एक वीडियो डाल के गलती से डाली और उसको हटाने के बाद भी दीपिका पादुकोण के ससुर ने मेरे ऊपर केस कर दिया। अब आप बताइए ना, तो जब और 3-3 दिन बैठा के पुलिस वालों ने इंटेरोगेशन करी, बार बार बुलाया, मतलब क्या देश में क्या चल रहा है? बेवकूफी की बात है। मोदी के लिए ना बोलो। तो अभी क्या हो रहा है, राइट विंग ट्रोल मेरी इनबॉक्स में आ रहे हैं, और लोग और भी महिलाओं ने बताया उनकी इनबॉक्स में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तेरे बाप की उम्र का है, वो 76 साल का आदमी। सबका नैरेटिव एक ही नहीं, सबकी लाइन भी एक ही है कि बच्चे उनको क्यों कह रहे, और फिर कह रहे कि बच्चे गाली क्यों दे रहे हैं। ओ तेरी, ये जो राइट विंग ट्रोलर्स रोज हमें गाली देते हैं, वो माँ बहन की गालियां देते हैं, अरे बाप भाई की गाली हम भी दे सकते हैं तुमको। लेकिन तुम एक बात बताओ कि सारे के सारे गाली दे रहे हो और फिर पूछ रहे बच्चे गाली क्यों दे रहे हैं? बच्चों का क्या दोष है भाई? इतनी फ्रस्ट्रेशन आप चाहते हैं कि बच्चे अंदर दबा के रखें, वो अगर अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है उनको सिस्टम पे, उसको दबा के रखो ना। मैं तो कहूंगी बच्चों को बोलो, जितनी गाली आपस में ही दे लो ताकि वो फ्रस्ट्रेशन ना रहे। लेकिन जी, बोलिए। जिन लोगों को ये लड़कियों के घर में भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? ये पितृ सत्ता से ग्रसित समाज है। आपने देख लिया कि कंगना रनौत उसकी रोल मॉडल है, ब्रांड आइकॉन है, वो नरेंद्र मोदी और आरएसएस की पितृ सत्ता का ब्रांड आइकॉन है। और इसी कारण से मैं बार बार कहती हूँ कि पितृ सत्ता पुरुषों के द्वारा ही परपेट्रेट नहीं किया जाता समाज में। पितृ सत्ता समाज में फैलाने का काम वो महिलाएं करती है जिनको ये आरएसएस वाले ट्रेन करते हैं, जिनको ये आरएसएस वाले बोलते हैं कि तुम्हें ये बातें बोलनी है, कि इस तरह से लड़कियों को तैयार होना चाहिए, ऐसे संस्कारी होने चाहिए। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ये बताए और अमित मालविया बताए और ये जो होम मिनिस्टर है ये बताए। इनके तो नाम भी मुझे याद नहीं होते और अच्छा भी नहीं लगता इनके नाम ना, बार बार बोलो तो मुंह गंदा हो जाता है। तो ये जितने लोग हैं इनको बताना चाहिए कि जो तुम्हारे ट्रोलर हमें इतने सालों से गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई उसमें जिस वीआईपी का नाम आया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें तो, और वहां पे भी केस उसी के ऊपर करेंगे जो तुमने मैनेज किया हुआ, और या फिर पूरी कांग्रेस को के ऊपर आप दोषारोपण कर देंगे ताकि उनको आप डरा सके। कोई नहीं है, बच्चों ने बता दिया, डरते वरते नहीं है। और एक बात है कि देखिए, अगर आज बच्चे डर रहे हैं ना अगर इस तरह की हरकत से, तो लड़कियां डरती हैं कि ये इस तरह की बातें करती हैं, तो उनको बताया भी जाता है और होना भी चाहिए सावधान भी। पता नहीं कौन कब रेप का थ्रेट करते करते रेप ही करते। भाई मैं बता रही हूँ इतने रेप आ रहे हैं, बदतमीज लोगों को शर्म नहीं आ रही।
अरे मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, तुम मेरे को बोल रहे हो रेप कर दोगे, मतलब तुम्हारी मानसिकता तो ये है। और लोग बोल रहे हैं कि बच्चे गाली क्यों दे रहे हैं, हाय हाय बच्चे गाली क्यों दे रहे हैं, ये बुड्ढे गाली क्यों दे रहे हैं, ये बुड्ढे जो ट्रोल्स बैठा रखे हैं इन्होंने, जो नौजवान जो मिलेनियल्स है या जो जेनजी होंगे इन पेरोल में, वो गाली क्यों दे रहे भाई, उनसे भी तो पूछ लो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और मेरा तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जितने हैं, जितने इनके नेताओं के तो नाम भी नहीं पता, ये 2-3 याद रहते हैं, इन सब से कोई पूछे कि तुम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते जो राइट विंग ट्रोलर्स हमें गाली दे रहे, वो राइट विंग के गाली दे रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम ही ने तो भेजा है उनको, तुम ही तो भेज रहे हो, इसीलिए तो उनको बचाना है। लेकिन ये जो बच्चा है ना, उसे जितना डराओगे ये उतना पलट के आएगा, और बच्चे को डराओगे उसका परिवार भी तुमसे खफा हो जाएगा। और इसीलिए शुरुआत हो चुकी है, संघर्ष लंबा है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, संघर्ष अभी लंबा है, लेकिन जिसकी शुरुआत हो गई है वो डर का खत्म हो जाना वो हो गया, इसीलिए उस डर को बनाने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण से जरूरत है कि जो विपक्ष के नेता हैं, और बहुत सारे मैनेज लोग भी दिखते हैं चारों तरफ मुझे तो, इसलिए जो विपक्ष के नेता हैं उनको राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर उस रास्ते पे वो नहीं चलेंगे तो ये आग उन मैनेज लोगों तक भी आएगी। अभी तो आप मैनेज है ना, इनकी बात को नहीं सुनोगे तो ये आग तुम्हारे घर तक आएगी, तुम्हें भी जलाएगी, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बेटी को ये जला के खाक कर देगी। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे लेता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आईटी सेल वाले पिछले 12 साल से गालियां बक रहे हैं, और पुलिस ने उस टाइम पीस के लिए कोई, या अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कोई, या किसी की पर्सनल डेफेमेशन के लिए कभी इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया। आईटी सेल के पास तो एक ब्रह्मास्त्र है कि मोदी जी की जय हो, और पुलिस वाले वहां आएंगे नहीं। एक तरीके से पुलिस के थाने को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक संतरी के गार्ड के कमरे के रूप में यूज किया जा रहा है। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं, पुलिस के थानों को संतरी गार्ड की तरह यूज किया जा रहा है, कि संतरी गार्ड को ऑर्डर करते हैं ना कि इसको आने देना है, इसको नहीं आने देना है, इसको अलाउ करना है, इसको नहीं अलाउ करना है, इसको बात करने देना है, इसको, मतलब उसका महत्व ही खत्म कर दिया। पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो रोल है उसको खत्म कर दिया गया। अब इसमें 2 चीजें और निकल के आ रही हैं जो आज शाम की हैं। एक तो ये है कि इनके कुछ लोग हैं जो पहले मोदी जी की जय जयकार, मोदी जी की जय जयकार पहले कांग्रेस के दफ्तरों में घूमते थे, अब फिर वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में थोड़ा बहुत उनको एंट्री मिल गई, वहां वो उसके प्रवक्ता हो गए और तमाम तरीके से पूरी भाषणबाजी करते थे। अब कहा जा रहा है कि वो भी निकल के भाग रहे हैं। मतलब सिंहासन हिल डोल रहा है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं जब आपको लगता है कि शिप डूब रहा है समुद्र में। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी का डिग्री का तो चल ही रहा है मामला 2014 से, डिग्री है नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की है कि नहीं है। अब उनके जो सबसे बड़े रेबल राउजर हैं निशिकांत दुबे, उस पर मोहन गुरुस्वामी साहब जो एक सीनियर पत्रकार हैं, उनका स्टेटमेंट आ गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेटेड दैट थ्रू ऑफिशियल राइट टू इंफॉर्मेशन रिप्लाईज no candidate named Nishikant Dubey was ever admitted to our graduation programs for its MBA at the Faculty of Management Studies at FMS। मतलब कि ये आदमी ही फ्रॉड है जो सबसे ज्यादा खड़ा होकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को गाली बकता है। अब आप करेंगे क्या? सारे तो फ्रॉड भरे हुए हैं। कौन सी सरकार चला रहे हैं लोग? तो फ्रॉड्स की सरकार चल रही है ये, और सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने अपने अनुकूल कर रखा है। जी देखिए, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, साइंस की टीचर भी हूँ, आई कॉल माई सेल्फ अ फैसिलिटेटर। लेकिन साइंस में ना हमेशा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्टिव या एम, कि हमें एम क्या है हमारा, हम एम देखते हैं, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट लिखते हैं, इन्फेरेंस या रिजल्ट। तो इनका एम क्या है? इनका एम है कि जो देश है उसको इन्होंने वन लीडर वन नेशन बनाना। और ये तो गोलवलकर जी लिख के गए हैं, बिकॉज these guys are very impressed by the fascists of Europe, whether it was Stalin, Mussolini या हिटलर, इनको ये बहुत पसंद थे। और इसी में अगर एक ऐड कर दूं कि आरएसएस तो बिल्कुल समर्थन कर रही थी जो इमरजेंसी लगी थी देश में। आज भले ही उनके वंशज कुछ भी बोल रहे होंगे, लेकिन ये फैक्ट है। और वो भी भाई कानून के दायरे में रहकर ही तो किया ना इंदिरा जी ने, और जो जब किया तो कानून के हिसाब से किया। आज क्या हो रहा है?
बनना तो सब चाहते हैं इंदिरा गांधी, मगर मानता नहीं है कि तुम अगर इमरजेंसी लगा रहे हो तो बोल के लगाओ ना, उसमें आम जनता का थोड़ी कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन तुम तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास जेलों में इतनी जगह नहीं है जितने बच्चे तैयार हैं जिनको आपको जेल में डालना पड़ेगा, इसलिए ये अभी डराने की कोशिश कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ऐसे जजमेंट देता है ना जहां वो रास्ता खोल देता है, लेकिन रास्ता खोलने के बाद भी अगर जनता जागरूक होकर ठीक प्रकार से बोले ना तो इतना भी आसान नहीं होता। और मेरा ये रीसेंट एक्सपीरियंस उत्तराखंड का, जिसके बारे में आप जानते भी हैं, जो यहाँ के एनर्जी डिपार्टमेंट में हुआ था। तो अगर हम आज बात करें कि किस तरीके से इनका जो ऑब्जेक्टिव है वन लीडर वन नेशन बनाने का, लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज सुपर पावर एंड दी ओनली पावर इन दिस कंट्री, व्हेन एक्चुअली नरेंद्र मोदी की वीडियो में देख लीजिए ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आज अगर लोगों को डराने का काम किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर का डर खत्म हो गया। और साइंस स्टूडेंट कोई भी आपको ये बात बता देगा, साइंटिफिक टेम्पर वाला बच्चा भी ह्यूमैनिटीज का, वो भी आपको बता देगा कि जो ये कर रहे हैं वो आपके डर को खत्म करने मतलब जो खत्म हो गया है उसको खत्म करने के लिए, ताकि आप फिर से डरो कि ना जाने मेरे साथ क्या हो जाएगा। और लड़कियों को डराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपका रेप हो जाएगा, आप बदसूरत है, ऐसी बातें आप यंग लड़कियों को बोलो। अब जो बड़ी उम्र की हैं उनको आप बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन जो बच्चे हैं उनको आप इस तरह से डराएंगे तो घर का भी प्रेशर है, भाई माँ बाप की भी जरूरत है कि, और जरूरी है कि बच्चों को बोला जाए कि वो सेफ रहे। लेकिन ये जब ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका एम हमें पता है, ये वन लीडर वन नेशन के प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश है ताकि हर उठती आवाज बंद हो जाए। लेकिन ये साइंटिफिक टेम्पर के बिना आए हैं, इसलिए ये नहीं जानते कि संघर्ष भले ही लंबा होता है लेकिन ये बात भी सही है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसलिए सबसे जरूरी तो ये है कि ये बताए अमित शाह की कहाँ है ये, इनको क्या इस्तीफा देके अपने घर नहीं जाना चाहिए, इन्होंने पुलिस को भेजा, इसका मतलब है कि ये जानते थे कि अब पुलिस लाठीचार्ज करेगी। पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती इतनी आसानी से, और लाठीचार्ज इन्होंने करवाया, और अगर लाठीचार्ज इन्होंने नहीं करवाया तो ही इज मतलब totally incapable, right? He has no understanding of how governance is to happen. This is not the rule. There is rule of law. There is governance that we need to talk about. These people are not राजा नहीं है ये, इनका काम है लोगों की सेवा करना, और वो भूल गए। इसलिए जो कुछ भी हुआ है वो सारा का सारा गृह मंत्रालय से निर्देशित है। हर मंत्रालय अगर पीएमओ से निर्देशित है तो पुलिस की जो कार्यवाही है वो भी पीएमओ और एचएमओ से निर्देशित है। इसलिए सबसे जरूरी है कि जो आवाज उठ रही है कि इनको जाना होगा, तो इनको जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक का ये संघर्ष है। और ये संघर्ष उस दिन रिजल्ट लेके आएगा जिस दिन विपक्ष जो है वो एक साथ खड़े होकर ये भूल जाएगा कि मुझे सत्ता में आना है, वो ये याद रखेगा कि हमें इसकी जवाबदेही चाहिए। जो तूने बच्चों के ऊपर पैलेट गन से चलवाया, जो तूने बच्चों को लाठी डंडों से मरवाया, उनके सर फोड़े, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडे डाले, उनको प्रताड़ित किया, और आज भी जो थानों में जिस तरह से अधिकारी भाग जा रहे हैं, इन सब के जवाब इनको देने होंगे। और तभी जाकर जब हम ये बात को बोलेंगे, जब इस बात को हर नेता बोलेगा तो इनकी मजबूरी हो जाएगी। सिस्टम एक आदमी का नहीं है, सिस्टम एक आदमी का हॉस्टेज जरूर है, लेकिन सिस्टम ये 140 करोड़ का देश है। इतनी आसानी से ये इस तरीके से नहीं रह पाएगा अगर बच्चा बच्चा इस बात को बोलेगा और नेता नेता इस बात को उठाएगा। बिल्कुल, आयशा का ऑफिशियल जो चैनल है, जो उनका एक्स अकाउंट है, वो ये कहता है पेपर लीक रोकने का प्लान क्या है नरेंद्र मोदी जी। फ्रेंड, आप बता रहे हैं कि लीक होने के बाद क्या होगा, युवा पूछ रहे हैं कि लीक होने से पहले क्या होगा। लीक होने के बाद के तो आपने दंड बता दिए कि हमने प्रोविजन कर दिया है 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए जुर्माना, ये भी कर दिया कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस सारा, 3 महीने की चार्जशीट, 3 महीने का फैसला। पर पेपर लीक होना, उसकी प्रिवेंशन पूछ रहे हैं वो, पोस्टमार्टम नहीं पूछ रहे भाई साहब। दे आर आस्किंग फॉर प्रिवेंशन नॉट पोस्टमार्टम। आप ये बताइए कि जो हमारे साल चले जाएंगे, आपकी तो उम्र हो चली, आप तो रिटायर हो जाएंगे, झोला उठाएंगे चल देंगे, हमारा क्या होगा, हमारे अभिभावकों का क्या होगा, हमारे माँ बाप का क्या होगा। हमने तो घर पालने हैं,
जी 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 कुछ कह रही हैं आप? देखिए, इन्होंने तो पढ़ाई लिखाई करी नहीं, इनका क्या होगा? ये तो चाहते ही नहीं कि कोई पढ़ाई लिखाई करे। और सबसे बड़ी बात है, आप कानून लाके करोगे क्या अगर कानून इंप्लीमेंट नहीं होगा? और कानून अब इंप्लीमेंट जब होगा तो विसिल ब्लोअर को पकड़ेंगे। जैसे उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून आया सपोजिटली देश का पहला, फिर भी नकल जो है वो रुकी नहीं, फिर भी पेपर लीक हो गया, फिर भी जनता सड़कों पे आ गई। हाँ, गवर्नमेंट मैनेज जरूर कर लेती है कई स्टूडेंट ग्रुप्स को, लेकिन वो आप तब तक कर सकते हैं जब वो बेचारे गरीब तबके से आते हैं, उनके नेताओं को मैनेज कर सकते हो। आप उनको नहीं मैनेज कर सकते हो जिनके सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं, जो उड़ने को तैयार बैठे हैं, जो अच्छी शिक्षा पाके और अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं। और वो अगर उनके पास उतने पैसे नहीं है तो वो चाहते हैं कि उनको अच्छी जगह पर सीट मिले और उसके लिए फेयर जगह हो। मतलब दे वांट फेयरनेस इन द प्रोसीजर। दे डोंट केयर कि उनको सीट मिलती है या नहीं, मगर उनके दिमाग के अंदर अब घुस गया ना, बच्चे के दिमाग के अंदर जब घुस जाता है तो फिर घुस जाता है। नरेंद्र मोदी गलतफहमी में रहते हैं कि उनके दिमाग में घुस गया, वो लोगों के दिमाग में जबरदस्ती मन की बात से घुसाता हूँ। यहाँ तो बच्चा अपने मन की बात कह रहा है। और मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपने लाठी डंडे मारे हैं तो आपने किस लिए मारे? कि वो पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो फूल लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। और मुझे एक और चीज बताइए कि अगर पेपर लीक हुआ है, जो आपने भी अभी कहा कि उसे पेपर लीक को रोकने के पास आपके पास क्या मैकेनिज्म है? पहली बार देखा कि फौज को उतरना पड़ रहा है पेपर ले जाने के लिए। पहले तो हम ही लोग काफी होते थे पेपर ले जाने के लिए, पेपर करवाने के लिए। अब अगर आपने पूरा सिस्टम गड़बड़ा दिया, बिकॉज जब तक वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर के लोग नहीं होंगे, वो टीचर्स नहीं होंगे जिनको आप लगा देते हैं कहीं इधर काम करने जाओ, कहीं इधर सर्वे करने जाओ, वो जरूरत नहीं है। जो टीचर्स है आप उनको लगाओ ना। आप उनके, मैं आपको बता रही हूँ मैंने कितने मेडिकल कॉलेजेस के पेपर्स बनाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेपर्स, और अभी नहीं कह रही हूँ, बहुत पहले की बात बता रही हूँ। तो जो पेपर्स बनाए जाते हैं वो मुझसे पेपर लिया है तो उन्होंने किसी और से भी लिया होगा, उससे किसी को थोड़ी पता चलता है कि कौन पेपर जो है कौन सा वाला आएगा। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब इतना फूल प्रूफ सिस्टम है फिर भी उसमें चीटिंग होती थी। इसलिए हर सरकार के समय में सावधान होने की जरूरत है। ये लोग बोलते हैं ना उस जमाने में, वो क्या है, वो इडियट एक और मूर्ख अनुराग ठाकुर क्या बकवास करता है। मतलब कहां से आते हैं ये लोग कि उस जमाने में ये हुआ सारे के सारे कोरस गा रहे, वो हुआ सारे के सारे कोरस गा रहे। अरे डमो वर्ड, मतलब इन्होंने पार्लियामेंट को ना एक नौटंकी की जगह बना दिया। देयर इज नो सीरियसनेस टू इट एंड दे डोंट हैव एनी सब्सटेंस इन व्हाट दे आर सेइंग। आप मुझे बताइए ना, पेपर लीक होते हैं या चीटिंग होती है, इसी वजह से तो पूरा सिस्टम बना हुआ है ना कि यू हैव टू बी केयरफुल, कि ताले में रखा जाएगा, लॉकर में रखा जाएगा। और आप कैसी बेकार की बातें बोल रहे हो कि उस जमाने में, अगर उस जमाने में हुआ तो जवाबदेही तो तय हुई होगी। लेकिन आपके जमाने में आप कह रहे हो क्योंकि तब हुआ और अब हो रहा है तो हमसे सवाल ना पूछो। तब हुआ और अब हुआ तो क्या फर्क पड़ जाता, हो जाने तो चीटिंग, उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। दिस इज व्हाट इट मींस, नो? हाउ डम कैन यू गेट? बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल भाई, मैं आखिरी टिप्पणी आपसे इसलिए लेना चाहता हूं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अमित शाह का क्या मतलब मामला है जो उसका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। पेपर लीक का मामला तो एजुकेशन मिनिस्टर का मामला है, वो रिजाइन तो कर चुके हैं। तो कुछ लोगों को रिमाइंड करा देना चाहिए कि जो आरएएफ ने किया वहां पर जुलाई 20 को स्टूडेंट्स के साथ, उसके बेसिस पे रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है ना। द बक स्टॉप्स फॉर व्हाट आरएएफ एंड दिल्ली पुलिस डिड ऑन 20 जुलाई एट जंतर मंतर। अमित शाह की तो वहीं से शुरू होती है ना कहानी। जी नहीं, अमित शाह की कहानी वहां से क्यों शुरू होती है? जी राहुल, अमित शाह की कहानी तो इसके पहले जब कब से हवा बदली है? हवा बदली है ऑपरेशन सिंदूर से। तो पुलवामा में उनकी जवाबदेही है, यहाँ की जवाबदेही तो अभी की है। उसके पहले जो भी कांड हुए हैं सब में उनकी जवाबदेही है। जितने दंगे फसाद होते हैं, जमीन खोद खोद कर भगवान की खोज की जाती है, उसमें उनके दंगे। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसका अपराधी अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो ये होम मिनिस्ट्री का मामला है। तो सिर्फ एक ही थोड़े, तो मल्टीपल इफेक्ट्स है उनका। और ये अभी जो है सो तात्कालिक कारण है। और आप लोगों ने कहा कि जो ऐसा ने जो सवाल उठाया, ये तो राहुल गांधी ने डे फर्स्ट उठा दिया था कि आप एक कानून जो है सो पेपर लीक को रोकने के बारे में इसमें एक शब्द नहीं कहा गया है। इसमें जो भी कहा गया हो ये होगा कि लीक होने के बाद जो होगा सो तब क्या होगा। और ये बात उन्होंने संसद में कही, ये बात उन्होंने संसद में कही है कि इसमें रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। ये कौन सा है? दूसरी बात है कि
पेपर अभी परीक्षा पर इतनी बात हो रही है, शिक्षा पर जब बात होगी तब हमारे बजट का बहुत, एक तो बजट ही वैसे लचर गया, इकोनॉमिक पॉलिसी खत्म हो गया, अब 2% 3% पैसा भी नहीं देते हैं कायदे से शिक्षा पर, अपने जीडीपी का भी नहीं देते हैं, और जो पैसा है उसकी सैपलिंग आउट हो रही है, ब्लैक मनी का खर्चा होता है भाई। जिनके बच्चे, मैं ये सब बात नहीं कहना चाहता हूँ, आप बेहतर जानते हैं कि किस अकाउंट से किस हवाले से किस तरीके से पैसा बाहर जाता है और वहां पर बच्चों के रहन सहन और खान पान का इंतजाम किया जाता है। ये सब बातें, और हमें चूज करके किस अवस्था में फेंक दिया जाता है। तो इस पर तो जब लंबी बहस होगी, एक ही उपाय है, आपने पूछा था उपाय क्या है, उपाय वही जो राहुल गांधी बताए हैं कि जो आरएसएस प्रशिक्षित लोग जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुशासन, प्रशासन और महाशासन में लगे हुए हैं, उनको वहां से निकालिए, उनके निष्कासन की जरूरत है। बिल्कुल, सिर्फ दक्षता भी नहीं है। अभी तो ये गोमूत्र का बड़ा ही बखान कर रहे थे हमारे सुधांशु शेखर जी, तो ये सब जो तमाम ताकतें थी, और वो बोल रहे थे कि जिनके दिमाग में मैकाले और क्या क्या का गोबर भरा हुआ है, मैकाले का गोबर भरा हुआ है, वही लोग ये सब सवाल उठाते हैं, वही लोग बात करते हैं। तो इनको तो देखिए, इनको लोकतंत्र पसंद नहीं है, लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, इनको सत्ता मिल गई है इनके हाथ में, तो अब जो करें ये देश का। लेकिन हमें 2-3 चीजों पर बहुत सावधान रहना है। एक तो ये है कि इसको जनरेशनल फाइट नहीं बनाना है, कि जो कोशिश कर रहे हैं कि जनरेशन आपस में लड़ने लगे और सिविल वॉर की तरफ चीजें चली जाए, माँ बाप से लोगों का विश्वास उठ जाए, माँ बाप के प्रति, माँ बाप की भी सीमाएं होती है ना। यही होता है जब बच्चा छोटा होता है। जब मैं छोटा था तो मैं कह सकता हूँ, मुझे लगता था मेरे पिताजी भगवान है, सर्वशक्तिमान, कोई भी एक थप्पड़ मार दे या डांट दे तो यही कहता था कि पिताजी को बोल दूंगा, तो लगता था कि पिताजी सबका इलाज निकाल देंगे। जब आज की उम्र में मुझे लगता है कि कहीं कोई बाहर में अगर कोई आचरण करता है, शिष्ट व्यवहार करता है, तो लगता है मैं अपने बेटे को बता दूंगा। आज मुझे लगता है कि मेरा बेटा भगवान है, जबकि मैं जानता हूं कि न तब मेरे पिता भगवान थे, न आज मेरा बेटा भगवान है। तो हर समय में आदमी को एक ऐसे सर्वशक्तिमान सहारे की जरूरत होती है, और लोकतंत्र में वही सहारा नागरिक एक दूसरे के बनते हैं, और लोकतंत्र इसका विश्वास दिलाता है। आप जाके देखिए कि सीनियर सिटीजन्स के कितने एक्ट पास हैं और कितने जगह लागू हैं। सीनियर सिटीजन्स का एक्ट क्या कहता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये स्थिति है। आपने बड़ी बात की। देश में एक दूसरे का सहारा सभी समुदाय के लोग बनते हैं, और देश का प्रधानमंत्री उसका सूत्रधार होता है। अगर देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भागने लग जाएं और मिसिंग हो जाएं, आज कहाँ हैं अमित शाह साहब? मिसिंग हैं। आप आइए ना सामने, फेस कीजिए। और मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। सुजाता जी, आपके देहरादून में हमने एक प्रोग्राम किया था, 16 दिन में 16 करोड़ का पुल टूट गया, नंदा पुल। उसके तार जुड़े हुए हैं रुचि भट्ट के साथ। जो कंपनी है पुल निर्माण करने वाली, हिमालय कंस्ट्रक्शन फर्म, उसका सीधा रास्ता भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट के घर तक जाता है। कागजों में फर्म का हेड ऑफिस इसी पते का है। उनके पति अरविंद भट्ट कंपनी में निदेशक हैं। निजी कार्यक्रम का एक निमंत्रण पत्र भी अटैच किया गया है, ताकि एड्रेस को लेकर कोई भ्रम न रहे। मैं डाल दूंगा उसको कमेंट बॉक्स में। भाजपा की सरकार, भाजपा ही ठेकेदार। देहरादून की इस घटना को टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला जैसे अखबारों ने संपादकीय पेज पर जगह दी थी। शुक्र है कि कम से कम जगह दी। राज्य सरकार इस कंपनी पर क्या कार्रवाई करती है, अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये तो सभी गोरख धंधा है, इसमें सबके हाथ सने हुए हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष, क्या प्रदेश महिला अध्यक्ष, क्या आपके हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी भी गायब हैं। गड्ढे वहां मौजूद हैं, गड्ढों में महिलाएं समा रही हैं। हरिद्वार में एक महिला गड्ढे के अंदर ही चली गई चलते चलते। ये तो हालत है जर्जर इस देश की, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पूरे 12 साल निकाल दिए सरकार ने। उसमें इतने गड्ढे हो गए हैं कि आदमी क्या, मतलब गाड़ी क्या, आदमी नहीं चल सकता उस सड़क पर। क्या करेंगे ऐसे देश का आप? आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रफुल्ल भाई, सुजाता जी और दया सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विंग कमांडर अनुमाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।